हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप सब देख रहे हैं अपना चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो आज की क्लास में अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वो है जो केमिस्ट्री है उसका 12th क्लास का चैप्टर रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर आज देखेंगे कि रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं और इस चैप्टर में अपन क्या क्या चीज अपन पढ़ेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जो उसको कंप्लीट देखें और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चीज में आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। तो देखो, आप नोट कर सकते हैं डेफिनेशन। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। किसको बोलते हैं? जिसमें अभिक्रिया के वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक अपना जो चैप्टर का होगा वो कौन सा होगा? वो होगा अभिक्रिया का वेग। जैसे कि अपन यहाँ पे लिख रखा अभिक्रिया का वेग, वेग को बोलते हैं रेट, इसलिए इसको क्या किससे लिखेंगे? आर से। ठीक है, अब इसकी परिभाषा लें तो उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे आप सबको पता है वैसे कि एक अभिक्रिया जो होती है उसमें तीर के जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं इधर, उनको बोलते हैं क्रियाकारक, और क्रियाकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, इसलिए मैंने आर से लिख दिया इसको। और इनको बोलते हैं उत्पाद, तो इनको क्या लिख देंगे? प्रोडक्ट पी। ठीक है, तो ये हो गया क्रियाकारक और उत्पाद। उसके बाद में देखो, प्रारंभिक अवस्था में केवल क्रियाकारक होते हैं, जब अपन उनसे रिएक्शन कराते हैं तो उत्पाद बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक अवस्था में क्रियाकारकों की सांद्रता अधिकतम होती है, लेकिन समय के साथ साथ है ना ये किसमें बदलने लग जाते हैं? उत्पाद में। उससे क्या होगा? इनकी सांद्रता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो देखो, सांद्रता में परिवर्तन इनके भी हो रहा है और परिवर्तन इनमें भी हो रहा है। इनकी तो सांद्रता क्या हो रही है? कम, और इनकी सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है। और दोनों परिवर्तन होने में कुछ ना कुछ समय लग रहा है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि समय तो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभिक्रिया का जो वेग है उसकी परिभाषा अपन इस सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्लस का मतलब है जिसकी सांद्रता बढ़ रही है, माइनस का मतलब जिसकी सांद्रता में कमी हो रही है, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, सी का मतलब सांद्रता कंसंट्रेशन, फिर डेल्टा का मतलब परिवर्तन और टी का मतलब यहाँ पर समय। ठीक है, तो देखो इससे अपन परिभाषा ले सकते हैं। अगर ये जो टी है ना, टी उसको क्या मान ले जाए? 1। इसका मतलब आर किसके बराबर हो जाएगा? सांद्रता में परिवर्तन के बराबर। तो परिभाषा देखो बहुत सिंपल सी बन जाएगी, खुद बना सकते हो परिभाषा आप। इसको 1 सेकंड ले लिया, 1 मिनट ले लिया, ऐसे। ठीक है, तो आर किसके बराबर हो गया? डेल्टा सी के बराबर। तो देखो परिभाषा क्या हो गई? इकाई समय पर या एकांक समय पर, इकाई समय पर या एकांक समय पर क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रता में हुए परिवर्तन, क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। आगे बात समझ में? अब जो बात आती है वो आती है कि प्लस साइन किसके लिए काम में लिया गया, माइनस साइन किसके लिए काम में लिया गया। अगर इसको हिंदी में लिखते तो इसको क्या लिखते हैं? सांद्रता में हुआ परिवर्तन, और इसको लिखते हैं परिवर्तन में लगा समय। ये तो क्या हो जाएगा? सांद्रता में हुआ परिवर्तन और इसको परिवर्तन में लगा समय। उसके बाद में जो अभिक्रिया का वेग है, अगर एग्जाम में आपको अभिक्रिया का वेग शब्द नहीं देकर ऐसे लिखा दे दे औसत वेग, क्या दे दिया जाए? औसत वेग। तो औसत को बोलते हैं एवरेज, इसलिए इसको क्या लिख देंगे? आर ए वी। ठीक है, तो ये जो अपन लिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो अपन वेग ज्ञात कर रहे हैं वो कौन सा वेग ज्ञात कर रहे हैं? औसत वेग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से आपको पता लग गया कि कमी किसमें हो रही है? क्रियाकारक में। तो क्रियाकारक के लिए जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं, क्रियाकारक क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पर? कम। तो क्रियाकारकों के विलुप्त होने की दर, ऐसे पूछ सकते हैं। मतलब आप इंतजार करोगे कि आपसे औसत वेग शब्द लिखा दिया जाए या अभिक्रिया का वेग की गणना करो ये शब्द लिखा दिया जाए, लेकिन इस तरीके से दे दिया जाएगा तो भी आपको क्या ज्ञात करना है? वेग ही ज्ञात करना है। दर का मतलब भी रेट ही होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या काम में लेंगे अपन? साइन जो आएगा वो आएगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, माइनस क्यों आया? क्योंकि ये कम हो रहा है, कम सांद्रता में क्या हो रही है? कमी। ऐसे ही अगर उत्पादों के लिए पूछते हैं आपसे, किसके लिए? उत्पादों के लिए। तो उत्पादों के लिए ऐसे बोल सकते हैं उत्पादों के उत्पादन, प्रोडक्शन, उत्पादों के उत्पादन या निर्माण की दर। उत्पाद है ना, उत्पाद उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ऐसे प्लस साइन नहीं भी लगाते तो प्लस होता, तो प्रोडक्ट बोलते हैं, तो आ जाएगा पी। उसके बाद में देखो डेल्टा का मतलब मैंने बता दिया परिवर्तन, और बड़े कोष्टक का मतलब है
सांद्रता, मोलर सांद्रता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगा आपको कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम बता दिया। अभिक्रिया का जो औसत वेग है उसका सूत्र ये हो गया। हिंदी में बोल सकते हैं सांद्रता में हुआ परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके अंदर आपको। और जो 2020 का पेपर था, 2020 का जो बोर्ड का पेपर था आरबीएससी बोर्ड का, उसके अंदर इसमें औसत वेग का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। उसको भी आप सिंपली सोल्व कर पाएंगे, इजी वे में सोल्व कर पाएंगे। आप जो इन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब अपन इसको देखते हैं यहाँ पर कि जैसे देखो, यहाँ से देखो, इसमें जितना परिवर्तन होगा, जितनी कमी इसके अंदर होगी उतनी वृद्धि इसके अंदर हो जाएगी। जितना समय इसके कम होने में लगा उतना इसके बढ़ने में लगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज आपको याद रखनी है, आर आर इज ऑलवेज इक्वल टू आर पी। हिंदी में देखो क्या बोलेंगे इसको, क्रिया कारकों के विलुप्त होने की दर हमेशा उत्पादों के उत्पादन की दर के बराबर होती है। क्रिया कारकों के विलुप्त होने की दर हमेशा किसके बराबर होती है, उत्पादों के उत्पादन की दर के बराबर होती है। और इसी से आप है ना न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से न्यूमेरिकल अपन सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि पहले अपन क्रिया कारकों के लिए याद करेंगे और उसी को अपन संबंध किसके साथ कर देंगे, उत्पादों के साथ। ठीक है, इसके अनुसार अगर अपन औसत वेग का सूत्र लिखे यहाँ पर, जो मैंने ये बताया है ये, इसके अनुसार अगर औसत वेग का आप सूत्र लिखते हो तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी बराबर, प्लस नहीं लगा रहा हूं मैं अब, ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि औसत वेग है ना, औसत वेग उसका सूत्र इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप सब जानते होंगे कि परिवर्तन का मतलब क्या होता है। परिवर्तन का मतलब हुआ कि पहले कोई सांद्रता अलग थी, फिर बाद में दूसरी सांद्रता है। लेकिन यहाँ पर जो परिवर्तन है, डेल्टा का मतलब आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर सांद्रता में परिवर्तन बोल रहे हैं, जैसे मान लो आपको डेल्टा सी का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे, सी एफ माइनस सी आई। सी एफ का मतलब सी फाइनल, मतलब बाद की सांद्रता में से पहली सांद्रता, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं C2 माइनस C1। ठीक है, ऐसे ही अगर डेल्टा टी लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, T2 माइनस T1। वैसे T1 हमेशा 0 होता है, इसलिए जो T2 होगा ना वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि औसत वेग की इकाई क्या होगी, औसत वेग की इकाई। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो दिया गया पदार्थ है वो कौन सी अवस्था में है। अगर वो ठोस या द्रव अवस्था में है तो इसकी इकाई अलग होगी, और अगर वो गैस अवस्था में है तो इकाई अलग होगी। क्यों, क्योंकि गैसों की जो सांद्रता होती है, गैसों की एक्चुअल में कोई सांद्रता नहीं होती है, उसमें इस सांद्रता की जगह अपन क्या काम में लेते हैं, दाब। क्या काम में लेते हैं, दाब। तो पहले अपन किसके लिए काम में ले रहे हैं, पहले जो इकाई ज्ञात कर रहे हैं अपन किसके लिए, ठोस और द्रव के लिए। ठोस और द्रव के लिए औसत वेग की इकाई, इसको क्या बोल रहे हैं, सांद्रता, इसको बोल रहे हैं समय। ठीक है, सांद्रता को अपन ले रहे हैं मोलरता के रूप में। मोलरता, मोलरता का मतलब हो गया मोल, मोलरता का मतलब हो गया मोल प्रति लीटर, और प्रति लीटर का मतलब मोल लीटर इनवर्स। अब अगर टाइम को सेकंड में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं तो इकाई क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पर ऐसे कहा है कि टाइम को, समय को सेकंड में लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में आपको जो समय है उसकी इकाई वो ही रखनी है जो आपको दे रखी है। जैसे समय सेकंड में दे रखा है तो सेकंड में रखना है, मिनट में दे रखा है तो मिनट में, घंटे में दे रखा है तो घंटे में, और वर्षों में दे रखा है तो वर्षों में। ठीक है, जब तक क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं बोले कि जो सांद्रता है वो आप मिनट में, सेकंड में, घंटे में, इनमें ज्ञात करो, तब तक आपको जिस इकाई में दे रखा है उसी इकाई में आपको वेग ज्ञात करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आपको गैस के लिए औसत वेग की इकाई पूछते हैं, किसके लिए, गैस के लिए, तो यहाँ पर ऊपर क्या जाता है, दाब, और दाब की इकाई क्या होती है, एटीएम। और वही टाइम को अगर किसमें लेते हैं अपन, सेकंड में, तो इकाई क्या हो जाती, एटीएम सेकंड इनवर्स। तो यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी कि औसत वेग किसे कहते हैं, औसत वेग के लिए अपन सूत्र किस तरीके से बना सकते हैं, और औसत वेग की इकाई क्या होगी। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले अपन यहाँ पर रख के इसी तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब नई बात देखो क्या है, नई बात ये है कि जो अभिक्रिया दे रखी है उसमें क्रिया कारक कितने, एक है, और उत्पाद भी कितने, एक। लेकिन अगर इनकी संख्या एक से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, इनकी संख्या जो है ना, क्रिया कारकों और उत्पादों की संख्या जो है वो एक से ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा होने की स्थिति में जो संख्या होगी ना, संख्या, उसको किस जगह पे लिखा जाए, ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट काम होगा। ठीक है,
आप नोट करते जाइए इनको, और अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करें आप कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको कह रहा हूं, जैसे मान लो एक रिएक्शन दे दिया आपको इस तरीके से 2a + b, इसका आंसर जो आया मान लो वो आया 3c और 4d, ऐसे कुछ भी आंसर आ गया, ऐसे कोई रिएक्शन दी हुई है ये। ठीक है, तो उस स्थिति में अपन इसका जो औसत वेग है वो किस तरीके से लिख पाएंगे। तो आपको एक छोटा सा नियम ध्यान रखना है, वो कौन सा है, देखो जब भी अपन वेग ज्ञात करते हैं तो 2 का ज्ञात नहीं करते, 1 का ज्ञात करते हैं। 1 का, किसका, 1 का ही ज्ञात करेंगे, 1 का ज्ञात करेंगे, 1 का। जैसे आपसे बोला ना क्रियाकारक के उत्पादन की दर या क्रियाकारक के विलुप्त होने की दर, तो उस स्थिति में आप केवल एक मोल के लिए, एक अणु के लिए ज्ञात करेंगे। इसका मतलब ये 2 है, तो जो भी दर अपने पास दे रखी होगी उसका क्या कर देंगे, आधा। इसका मतलब ये 2 है ना, वो कहां पे आएगा, नीचे। तो आपका औसत वेग का जो सूत्र होगा, औसत वेग का जो सूत्र होगा उसमें आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो, जो भी संख्या है उसको आप कहां पे लिखोगे, नीचे। तो देखो ये क्रियाकारक है दोनों, तो क्या आ जाएगा, -1/2 डेल्टा कैपिटल A और डेल्टा T। ये 1/2 लिख सकते हैं, या फिर सीधे सीधे यहाँ पे 2 डेल्टा T भी आप लिख सकते हो। इसकी संख्या कितनी है, 1 है, बराबर का साइन आएगा, माइनस का भी साइन आएगा, क्योंकि क्रियाकारक है ये दोनों जो है ना वो उत्पाद है, इसलिए इनके लिए प्लस का साइन आएगा, जिसको लगाने की जरूरत नहीं है। संख्या है यहाँ पर 3, तो ये डेल्टा T, और यहाँ पे हो जाएगा D/4 डेल्टा T। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया गया है ऐसे कि 2a है ना वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, उत्पाद में। 2a उत्पाद में चेंज हो रहा है, इसकी सांद्रता दे दी गई और इसके समय दे दिया गया, इतनी समय के अंदर इतनी सांद्रता हो गई इसकी। तो सभी स्टूडेंट ने इसके औसत वेग आर एवरेज का जो सूत्र लगाया ना वो क्या लगाया, माइनस डेल्टा A/डेल्टा T। मतलब जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ वो यहाँ पे लिख दिया और समय को नीचे लिख दिया, जो कि गलत था, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या दे रखी है ना 2, उसको यहाँ पर लिखना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ना अपन इनके न्यूमेरिकल देखेंगे, अभी अपन थ्योरेटिकल चीजें सीख रहे हैं यहाँ पर। तो आप ध्यान रखना हमेशा कि जो संख्या दे रखी है उसको आपको समय के साथ गुणा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने ये देख लिया है कि औसत वेग है उसका सूत्र कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसी चीज को देखो, एक और वेग है ना, वेग उसको दूसरे तरीके से प्रदर्शित करते हैं, वो भी समझ लो आप यहीं पे ही, जिसमें आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ऐसे लिखा जाए तात्क्षणिक वेग, आर इंस्टेंटेनियस कहते दिया जाए तात्क्षणिक वेग, तो देखो आपको नाम में दिख रहा है यहाँ पे क्षण, मतलब किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया के वेग को, या निश्चित समय t पर अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। निश्चित समय दे रखा हो तो तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। तो निश्चित समय दे रखा है तो क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। और तात्क्षणिक वेग में कुछ भी नहीं करना आपको, जहां पे भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, जहां पे भी डेल्टा दे रखा है ना उसकी जगह पे d लिख दो बस। जहां पे भी यहाँ पे डेल्टा दिख रहा है उसकी जगह पे d लिख दो। तो ये सूत्र है ना, पूरा का पूरा सूत्र क्या हो जाएगा, -1/2 dA/dt। देखो आप इनको अलग अलग याद रखोगे तो आपको दिक्कत होगी, बस केवल आप इतना याद रखो कि तात्क्षणिक वेग और औसत वेग है ना उसमें परिवर्तन किस चीज का करते हैं। तो क्या परिवर्तन करते हैं, डेल्टा है ना, डेल्टा उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, d लगा देते हैं, बस d। और d का जो मतलब है यहाँ पर वो है सूक्ष्म परिवर्तन। क्या है, सूक्ष्म परिवर्तन, मतलब कम परिवर्तन होना। और एक प्रकार का वेग और होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग, जिसको बोलते हैं आर इनिशियल। आर इनिशियल, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, नाम से पता लग रहा है प्रारंभिक वेग का मतलब हुआ t बराबर 0 समय पर। तो 3 प्रकार के वेग मैंने बताए हैं यहाँ पर। पहला औसत वेग और अभिक्रिया का वेग, उसकी परिभाषा बता दी है। दूसरा तात्क्षणिक वेग, उसकी परिभाषा बता दी आपको। प्रारंभिक वेग की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है कि t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया के वेग को प्रारंभिक वेग कहते हैं। t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया के वेग को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। अब अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा वेग ज्यादा होगा, मतलब जो 3 वेग आपके पास यहाँ पर दे रखे हैं ना, उन वेगों में से कौन सा वेग है वो ज्यादा होगा। कौन से वेग का मतलब, औसत वेग ज्यादा होगा या तात्क्षणिक वेग ज्यादा होगा या प्रारंभिक वेग ज्यादा होगा। तो आपको ये तो पता लग गया होगा कि तात्क्षणिक वेग तो सबसे कम होगा, क्योंकि तो किसी क्षण के ऊपर है, थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, चेक करते हैं। सबसे ज्यादा जो मान होगा वो होगा प्रारंभिक वेग का। दूसरे नंबर पर, मतलब पहले नंबर पर यह आएगा, दूसरे नंबर पर यह आएगा और तीसरे पर यह आएगा।
प्रारंभिक वेग है ना वो सबसे ज्यादा क्यों होता है, इस चीज को समझने के लिए मैं एक ग्राफ बता रहा हूं आपको। अभी मैंने क्या कहा, आर किसमें चेंज होता है, पी में, लेकिन मैं पी नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर अपन को मतलब किससे होगा, केवल क्रियाकारक से। अब जो क्रियाकारक है वो ज्यादा कब है, कब ज्यादा है क्रियाकारक, मतलब क्रियाकारक की सांद्रता कब ज्यादा है, प्रारंभिक समय पे, मतलब टी बराबर 0 समय पर आर है ना, आर वो क्या होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम क्या होगा, अधिकतम। लेकिन समय के साथ साथ इसकी सांद्रता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कमी, समय के साथ साथ इसकी सांद्रता में कमी हो जाती है। और क्रियाकारक शब्द को क्रियाकारक क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। तो जितने ज्यादा क्रियाकारक होंगे अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पर बोलते हैं कि इधर अपन क्रियाकारकों की सांद्रता ले लें और यहाँ पर अभिक्रिया का वेग ले लें, वेग, तो इसमें संबंध कौन सा होगा, समानुपाती का, और स्ट्रेट लाइन इसके अंदर आएगी। दोबारा समझो, प्रारंभिक अवस्था में केवल कौन होता है, क्रियाकारक, कौन होता है, क्रियाकारक, इसका मतलब उनकी सांद्रता अधिकतम होती है प्रारंभिक समय में, ठीक है। और क्रियाकारक का मतलब क्रिया करने वाले। एक साधारण एग्जांपल से याद रख सकते हो, जैसे मान लो आपको ऐसे कहा जाए कि एक फैक्ट्री है ना, उसको खाली करना है, एक फैक्ट्री को खाली करवाना है, जल्दी खाली कब होगी, जब उसमें वर्कर ज्यादा लगे होंगे। तो शुरू शुरू में क्या है, बहुत सारे लोग आएंगे कि मैं भी खाली कर देता हूँ, मैं भी खाली कर देता हूँ, लेकिन बाद में क्या होगा कि कुछ लोग बोलेंगे यार मेरे से तो ये काम नहीं होगा, तो वो क्या होंगे, वहां से चल जाएंगे। इसका मतलब अब जो क्रिया करने वाले लोग हैं वो क्या हो गए, कम, और कम हो गए, इसका मतलब अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, कम, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा खाली होने में। तो यहां से आप समझ सकते हो इसको कि अगर t बराबर 0 समय बोलेंगे तो क्रियाकारकों की सांद्रता क्या होती है, अधिकतम, लेकिन समय के साथ साथ क्या होती है, कम, और उससे किसमें कमी आ जाती है, अभिक्रिया के वेग में कमी आ जाती है, ठीक है। अभिक्रिया के वेग में कमी आ जाती है। तो यहाँ से संबंध क्या आया कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, जो कि कब अधिकतम होगा, t बराबर 0 समय पर। इसीलिए मैंने कहा है आपसे कि जो इनिशियल है मतलब प्रारंभिक वेग है वो आर एवरेज से ज्यादा होता है, और सबसे कम जो होगा ना वो होगा तात्क्षणिक वेग। समझ गए चीज। तो इस तरीके से अपन ने देख लिया यहाँ पर कि औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग कौन से होते हैं। अब एक चीज और समझ लो यहाँ पर, वो कौन सी है कि अगर समय और सांद्रता के बीच में ग्राफ पूछा जाए आपसे, किसमें, समय और सांद्रता के बीच में, ये सब थ्योरेटिकल चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अपन जो है वो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लेंगे, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। अब मैं बता रहा हूं आपको सांद्रता, सांद्रता वर्सेज समय, सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ। अब अपन को देखना क्या होगा, यहाँ पर देखना ये होगा कि सांद्रता है किसकी, मतलब क्रियाकारक की सांद्रता है कि उत्पाद की। अगर ये सांद्रता क्रियाकारक की है तो आपको क्लियर पता है कि क्रियाकारकों की सांद्रता प्रारंभ में अधिकतम होती है, बाद में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्रियाकारक, अगर सांद्रता किसकी है, क्रियाकारक की, मैं इधर लिख देता हूं आर, तो सांद्रता किसकी हो गई है, क्रियाकारक की। अगर क्रियाकारक की सांद्रता है तो पहले t बराबर 0 समय पर क्या होगी, अधिकतम होगी, अधिकतम, और बाद में क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, ये समय हो जाएगा, समय, जिसको अपन t से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे उत्पाद के लिए आप ग्राफ बनाओगे तो उत्पाद के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें उत्पाद प्रारंभिक अवस्था में होते ही नहीं है, इसका मतलब प्रारंभिक अवस्था में 0 और बाद में जो है ना वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, और बढ़ने के बाद इस तरीके से जो है ना एक जगह पे स्थिर हो जाएंगे। इधर क्या लिख सकते हैं, P उत्पाद की सांद्रता, और इधर वही समय, ठीक है। अब उसके बाद में इस ग्राफ का ढाल है ना, ढाल वो क्या होगा, तो यहाँ पर सांद्रता जो है वो शुरू में यहाँ पर थी, इसलिए R नोट इधर आएगा, लेकिन इसमें जो P नोट है वो यहाँ पर आएगा। ग्राफ की लाइन यहाँ शुरू हो रही है 0 समय पर, तो यहाँ है ना, ये यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद में कोई भी 2 पॉइंट मिला लो आप, यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट मिला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को इधर भी मिला दो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा R1, ठीक है, और ये हो जाएगा R2। इधर से लेंगे तो ये T1 और T2, इन दोनों के बीच का चेंज हो जाएगा डेल्टा T, और इन दोनों के बीच में जो चेंज होगा ना, इन दोनों के बीच में चेंज, उसको बोलेंगे डेल्टा R, ठीक है। अब देखो ये जो ग्राफ का ढाल है पीछे, ये कैसा आ रहा है, ये नेगेटिव, नेगेटिव आने की वजह से यहाँ पर बोलेंगे R एवरेज बराबर माइनस, जब भी परिवर्तन बोलते हैं परिवर्तन, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 अपोन में क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। इसी को कैसे लिख सकते हो, माइनस डेल्टा R अपोन डेल्टा T, और इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे R एवरेज लिख दिया इसको। वैसे तो ये स्लोप है, ढाल है M,
और इस एन को क्या लिख सकते हो आप, आर एवरेज लिख सकते हो। तो ये सूत्र मैंने आपको आर एवरेज का बताया था क्रिया कारकों के लिए। बिल्कुल सेम टू सेम आप उत्पादों के लिए भी इसी तरीके से ग्राफ बना सकते हो। कोई भी 2 पॉइंट आप मिला दो, यहाँ पर 2 पॉइंट मिलाने के बाद इस तरीके से, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, बाद में ये P2 हो जाएगा और ये P1, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डेल्टा P। ये कैपिटल ब्रैकेट जरूर लगाना है, यहाँ पे बड़ा कोष्ठक आपको जरूर लगाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 और ये T2, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डेल्टा T। तो ग्राफ का जो ढाल है वो कैसा हो जाएगा, ढाल जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो प्लस साइन लगाएंगे, तो मैं नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे। P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, और इसको क्या लिख सकते हो आप, आर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने आज 3 ग्राफ देख लिए हैं, 3 प्रकार के वेग देख लिए और वेग की इकाई देख ली है। संख्याओं के लिए बता दिया मैंने आपको कि किस जगह पर अपन संख्या को लिखते हैं। इन सबको आप नोट करेंगे और सभी फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल में पहली बार आए आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।